कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको वैसे यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी के पेपर में अच्छे अंक ला सके। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम 3 घंटे रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं इस प्रश्न पत्र में। ठीक है, कुल 23 प्रश्न सही प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर जो हिंदी का पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो कामायनी किस युग की रचना है? तो आपका था भारतेंदु युग, बाद छायावाद और साथ प्रगतिवाद और दाता न्याय कविता। तो कामायनी किस युग की रचना है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर छायावाद हो जाएगा। और फिर आपका था ग्राम श्री कविता के रचनाकार है, तो आपका आता पंत बाता निराला और साता प्रसाद और दाता महादेवी। तो यहाँ पर ग्राम श्री कविता के रचनाकार है, तो इसका आंसर आपका पंत हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा था काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो आपका था रस बाता छंद और साता अलंकार और दाता शब्द शक्ति। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं आपके अलंकार। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा आता तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, तो आपका था डांडे बाता थोगला और साता लिहासा और दाता कंजूर। तो यहाँ पर तिब्बत में सबसे जो खतरे की जगह है वो है आपकी डांडे। प्रश्न 5 आता जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द है, तो आपका था अपूर्व बाता अभूतपूर्व और साता अनुपम और दाता अद्वितीय। तो जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द है वो है आपका अभूतपूर्व। फिर आपका यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। 6वां आपका यहाँ पर दिया गया है माटी वाली का शहर कौन सा था? तो आपका था हरिद्वार, बाता टिहरी और साता ऋषिकेश और दाता काशी। तो माटी वाली का शहर कौन सा था? तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर टिहरी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपकी 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था कृष्ण भक्त धारा के प्रमुख कवि डॉट है। तो यहाँ पर कृष्ण भक्त धारा के प्रमुख कवि आपके हो जाएंगे सूरदास। दूसरा, कोयल अपनी चमकीले गीत डॉट ऋतु में गा रही है, तो कोयल अपने चमकीले गीत बसंत ऋतु में गा रही है। फिर तीसरा आता रौद्र रस का स्थायी भाव डॉट है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका था चौथा महादेव वर्मा को उनके काव्य संग्रह यामा पर डॉट पुरस्कार मिला। तो महादेव वर्मा को उनके काव्य संग्रह यामा पर, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ आपका राइट आंसर रहेगा। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 5वां, बे शब्दान जो शब्द के अंत में जोड़ते हैं डॉट कहलाते हैं। तो बे शब्दान जो शब्द के अंत में जोड़ते हैं आपके उपसर्ग कहलाते हैं। और 6वां आता इस जल प्रलय में विधा की रचना जो है वो है आपकी रिपोर्टाज। ठीक है, इस तरह से आपके रेगिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाकर लिखिए जो कि आपके स्तंभ अववा में दी गई है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। पहले आती है आपकी रसखान, तो रसखान को आपको मैच कर देना है यहाँ भक्ति काल से। और दूसरी दोहा के प्रथम चरण में मात्राएं, तो दोहा के प्रथम चरण में मात्राएं आपको 13 से मैच कर देना है। और सूर्य का तद्भाव, तो इसको सूरज से मैच कर देना है। और जाबिर हुसैन को आपको यहाँ पर डायरी विधा से मैच कर देना है। और विलोम शब्द को आपको यहाँ पर मैच कर देना है किससे? जो विलोम शब्द है वो तिर्यक से मैच कर देना है। और जो 6वीं थी विभीषिका को आपको भयानक से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी, हमने नंबर डाल दिए कौन में कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 4 आता निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए आपके यहाँ पर दिया गया किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, किस शासन की तुलना में तम के प्रभाव से की गई है? तो इसका आंसर आपका ब्रिटिश शासन हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश शासन, ये आपके यहाँ पर उत्तर रहेगा यहाँ पर पहले का। फिर आपका था प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के आपके 3 भेद होते हैं। ठीक है, महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यानक। फिर आपका था लिहाजा की ओर पाठ में, ठीक है, नम से कौन था? तो इसका आंसर का आपका एक बौद्ध भिक्षु, एक बौद्ध भिक्षु।
ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपका रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के आपके यहाँ पर 3 भेद होते हैं, ठीक है। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, ये आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। फिर आपका 5वां था, रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा के पिता का नाम क्या है, तो इसका उमा के पिता का नाम है राम स्वरूप, ठीक है। राम स्वरूप आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आपका आता है संधि कितनी प्रकार की होती है, तो संधि होती है आपके यहाँ पर 3 प्रकार की, ठीक है। यहाँ पर स्वर हो जाएगी, व्यंजन हो जाएगी और साथ ही विसर्ग संधि। इस तरह से आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 5 आता है, सत्ता शब्द का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। जासी सूफी कब धारा के कवि हैं, तो पहला सत्य रहेगा। दूसरा आता शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरा आता झूरी के बेलों के नाम हीरा और मोती थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। और चौथा आता उपकार का विलोम अपकार होता है, तो जो चौथा रहेगा वो भी आपका सत्य रहेगा। अब चलिए हम यहाँ 5वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 5वां दिया गया है, उमा ने MA तक की शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और जो 6वां था, लेखक रेणु जी ने बाढ़ का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया था, तो ये भी असत्य रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आते हैं, सुमित्रा नंदन पंत ने गांव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा, अथवा था मानसरोवर से कवि का क्या आशा है। तो चलिए आपके जो उनके उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। मरकत पन्ना एक हरा रत्न होता है जो अत्यंत पारदर्शी और चमकीला होता है, ठीक है। पूरा आपका डिब्बे जैसा प्रतीत होता है, यहाँ तक याद कर लेना है। और साथ ही मानसरोवर से कवि का क्या आशा है, इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका था वीरता काल आदिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए और भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। तो वीरता काल की 2 विशेषताएं दिख ली, युद्धों का सजीव और आँखों का देखा वर्णन करना, और अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन या प्रशंसा करना। साथ ही भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता छायावाद के 2 कवियों के नाम, उनकी एक रचना का नाम लिखिए, अथवा प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद के आपके 2 कवि हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, उनकी रचना हो जाएगी आपकी कामायनी, और दूसरे रहेंगे आपके सुमित्रा नंदन पंत, उनकी रचना पल्ला हो जाएगी। अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा में महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अंतर लिखना है। तो ये आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा दी गई है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, मनहु, जानो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। साथ ही इनके उदाहरण देख लीजिए। और महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर देख लीजिए, महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का चित्र होता है, जबकि खंडकाव्य में जीवन की किसी एक घटना का अंश का वर्णन होता है। साथ ही इसका दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है आपको। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां था, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा था अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो उपमा अलंकार की परिभाषा देख लीजिए, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देख लीजिए, जहाँ काम में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आना होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर आपका आता छंद किसे कहते हैं, भेदों, इसके भेदों के नाम लिखिए, अथवा रस के अंगों के नाम लिखिए। तो छंद किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम देख लीजिए और रस के अंगों के नाम देख लीजिए, ठीक है। आपका 11वें और 11वें के तो दोनों के उत्तर हो जाते हैं। आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेते चलना है। फिर आपका आता है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा क्यों दिया, अथवा आता है सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने। तो ये रहा पहले आपका 13 प्रश्न का आंसर। गया एक लालची और संकुचित मानसिकता वाला व्यक्ति था, वह दूसरे के बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, ठीक है। पूरा आपको सूखा भूसा डाल दिया, यहाँ तक याद करना है। और सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका था कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है। अब इसका जो अथवा वाला प्रश्न वो हमें यहाँ पर देख लेते हैं। अथवा में आपका यहाँ पर दिया गया है, नेपाल शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो पहले तो कहानी उपन्यास में अंतर देख लीजिए, कहानी का क्षेत्र सीमित होता है और यह छोटी होती, जबकि उपन्यास का क्षेत्र व्यापक होता है और यह बहुत बड़ा होता है। इसका दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है आपको। और नेपाल शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, निपात कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर आपका 14वां था, हरिशंकर परसई अथवा प्रेमचंद की आपको 2 रचनाएं लिखती हुई भाषा शैली लिखना है, ठीक है।
तो 14वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर हरिशंकर परसाई की प्रेमचंद की आपको यहाँ पर हरिशंकर परसाई और प्रेमचंद दोनों में से किसी एक पे करना है, क्योंकि अथवा लगा है बीच में। तो हम प्रेमचंद पर देख लेते हैं। इनकी रचनाएं आपकी गोदान और कफन हो जाएंगी और इनकी भाषा शैली देख लीजिए। मैं आपका प्रश्न 15 था, संस्मरण और रेखाचित्र में कोई दो अंतर लिखिए अथवा मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर देख लीजिए और साथ ही मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर देख लीजिए। मुहावरे एक वाक्यांश होता है जो वाक्य के बीच में प्रयुक्त होता है, जबकि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। इसका दूसरा पॉइंट भी याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग कीजिए। गदगद होना और ईंट का जवाब पत्थर से देना। अथवा आता सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके मुहावरे दिए गए हैं। गदगद होना बहुत खुश होना, इसका प्रयोग देख लीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, साथ ही सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, तो इसका उत्तर आप खुद कर लेना। संधि व समास में अंतर लिखिए। अथवा मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया और क्यों। तो आप यहाँ पर संधि और समास में अंतर देख लीजिए। संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं, जबकि समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। संधि को तोड़ने वाले विच्छेद कहते हैं, जबकि समास को तोड़ने वाले को विग्रह कहते हैं। और मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका 18वां प्रश्न आता है, जिसमें आपका काव्यांश दिया गया है। तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है आपको। प्रेमी ढूंढत में फिराओ, प्रेमी मिले ना कोई, इस तरह से दिया गया है। साथ ही इसका अथवा वाला देख लीजिए। तो चलिए हम इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। ये रही आपकी संदर्भ प्रसंग भावार्थ, ठीक है। और साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए, संदर्भ प्रसंग भावार्थ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। सॉरी, ये आपका यहाँ पर 18वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है और ये आपका 18वें के, ठीक है। जो 18वें का अथवा है तो उसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जो आपका 18वें का अथवा का उत्तर रहने वाला है वो रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। 18वें का उत्तर आप खुद कर लेना, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इसकी जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रही आपकी यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो अथवा वाला है तो अथवा वाला दोनों में से आपको एक पे करना है, तो हमने ऊपर वाले का उत्तर करा दिया है। अब चलिए आपका 20वां प्रश्न आता है, यातायात के नियमों पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा आता है, कक्षा में अपनी प्रिय मित्र की पढ़ाई से संबंधित संवाद लिखिए। तो चलिए आपका यहाँ पर संवाद देख लेते हैं। पहले तो यातायात के नियमों पर अनुच्छेद देख लेते हैं। ये आपका यातायात के नियमों पर अनुच्छेद दिया गया है। साथ ही कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद देख लीजिए, ठीक है। आपका संवाद दिया गया है। फिर आपके 21वां प्रश्न आता है, जो कि आपका गद्यांश दिया गया है। विद्या अमूल अनास्वर तथा सर्वोच्च पाने, इस तरह से दिया गया है। इसका पहला प्रश्न आता है, रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था। उपरोक्त अनुच्छेद का सारांश लिखिए, उपरोक्त अनुच्छेद का शीर्षक लिखिए। और अथवा में आपका यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, तो इसका भी देख लीजिए। गगन गगन तेरे एस्पेराय, इस तरह से दिया गया है। तो पहला प्रश्न आता है, उपरोक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। दूसरा आता, आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं। और तीसरा आता, उक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर गद्यांश के तीनों प्रश्न के उत्तर देख लीजिए। ये आपके गद्यांश के तीनों प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं और अथवा में आपके काव्यांश के तीनों प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। फिर 22वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको यहाँ पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। तो ये रहा आपका आवेदन पत्र, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पूरा याद कर लेना है। और 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है। तो हम वृक्षारोपण का महत्व, इस पर हम निबंध देख लेते हैं। ये आपका वृक्षारोपण का महत्व पर निबंध। प्रस्तावना, वृक्षों से लाभ, पर्यावरण संतुलन और वृक्षारोपण की आवश्यकता, उपसंहार, ठीक है। इस तरह से आपका निबंध कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।